एक ये आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें लंग्स का छोटा सा एक डायग्राम बना करके दिखाया है कि कैसे कैसे। मैं यहाँ पर एक अपनी की रखूंगी तो उसको आप देखते जाइएगा। थायराइड कार्टिलेज, ये लैरिंक्स से शुरू करते हैं। पहले तो आप हल्का सा जान लीजिए, जैसे हमारे दोनों नाक होते हैं, हमने कल ही पढ़ा था ना छोटा सा स्वर के बारे में। कल या परसों की क्लास में लेफ्ट नॉस्ट्रल होता है, राइट नॉस्ट्रल, यानी दायां स्वर बायां स्वर, जो नाक के दोनों छिद्र से स्टार्ट होता है। ठीक है, वहां से श्वास को भरा जाता है, वो दो नलियां हैं। वो दोनों नलियां जाकर के कॉमन एक एरिया पर मिलती है, लैरिंग्स। लैरिंग्स से ये फिर कॉमन एक एरिया से ही अंदर जाती है, जिसको हम बोलते हैं, ये जो एरिया है जहां पर अभी ये छोटा सा एरो मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया को श्वास नली के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा आगे। अब दो हिस्सों में क्यों? क्योंकि हमारे पास लंग्स कितने हैं? दो। तो जो राइट साइड लंग होगा उसमें होंगे 3 चैम्बर्स, यानी वो थोड़ा सा साइज में लेफ्ट वाले से बड़ा होता है। लेफ्ट वाले में होते हैं 2 चैम्बर। तो लेफ्ट वाले में 2 चैम्बर इसलिए होते हैं कि वो हल्का सा स्पेस देता है हार्ट को, तो वो थोड़ा सा छोटा होता है, तो उसका जो साइज है थोड़ा इन कंपैरिजन राइट लंग छोटा होता है। थोड़ा सा साइज में वो थोड़ा छोटा रहता है उससे। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये जो छोटे छोटे आपको येलो कलर का एरिया दिख रहा है, ये क्या हो रहा है? ये जो ट्रैकिया है, जो ऑक्सीजन लेके आ रहा है या फिर CO2 लेकर के जा रहा है, चलो ऑक्सीजन लेके आने वाली बात पे ही रुकते हैं। ऑक्सीजन लेके आता तो इस एरिया से, यानी कि जो ये एरिया बना हुआ है, ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रोंक्यूल्स लिखा हुआ है, सबसे नीचे वाले का ब्रोंक्यूल्स कह रहे हैं, फिर उसके ऊपर वाले को कह रहे हैं टेरिटरी ब्रोंकी, फिर बीच वाले में सेकेंडरी, फिर यहाँ राइट, ये तो कुछ और आ गया, राइट एंड लेफ्ट में वो डिवाइड हो रही है आगे। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, ये ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स तक जाती है, और उसका सबसे नीचे का जो छोटा सा एरिया है, यहाँ पे हमें जाके और छोटे हिस्सों में डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई को अगर आप देखना चाहो तो जो राइट हैंड साइड में जहाँ पे कर्सर रख रही हूँ, मूव कर रही हूँ, वहां पे आपको अगर पता चल रहा होगा, हाँ दिख रहा है कर्सर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से जो गुच्छे दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं एल्वियोलाई, यानी कि ये लंग्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। बहुत सारी एल्वियोलाई मिलकर के पूरे लंग को बनाती है। जैसे किडनी की फंक्शनल यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या है? नेफ्रॉन। हमारी पूरी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल, कोशिका। तो ऐसी लंग्स की सबसे छोटी इकाई होती है एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई वो जगह है जहां पर नाक के थ्रू और ट्रैकिया से होते होते एल्वियोलाई तक जो ऑक्सीजन आती है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन आई 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 और यहाँ तक आई। ठीक है, ब्रोंकी ब्रोंकियल्स तक आई। ब्रोंकियल्स उसको देंगे एल्वियोलाई को। यहाँ पे इस पिक्चर पे वापस आता है दूसरी तरफ, राइट हैंड साइड। अब वो छोटे छोटे, उससे भी ज्यादा छोटी रचना है, तो वो कैसी? अंगूर के गुच्छे के समान। आपने बहुत बार, कभी हो सकता है कि सुना हो, अगर नहीं भी सुना तो आज आपको पता चल जाएगा कि ये अंगूर के गुच्छे की तरह छोटी छोटी रचनाएं होती है। और ये जो छोटी छोटी रचनाएं हैं, ये क्या काम करती हैं? ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ये ब्लड को देती है, और ब्लड के पास जो CO2 होता है, उससे वो CO2 ले लेती है। अब ऑक्सीजन दे दिया तो CO2 आएगा, तो उस CO2 को फिर वो क्या करेगी? वापस इन्हीं के थ्रू, यानी ब्रोंकी, ब्रोंकियल्स, ब्रोंकी के थ्रू, सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकी, इनके थ्रू ट्रैकिया, और ट्रैकिया से लैरिंग्स, और लैरिंग्स से वापस नोज के थ्रू वो बाहर आ जाती है। ठीक है, ये है मोटा मोटा सा एक कॉन्सेप्ट कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, कैसे कैसे दिखता है, क्या काम करता है। छोटा सा ये इसका एक ओवरव्यू था। अब यहाँ पे एक छोटी सी आपको एक पिक्चर ये दिख रही है, जिसपे अभी मैंने कर्सर मूव किया है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ा स्टार है इधर, फिर स्टार जो थोड़ा सा अजीब सा फैल रहा है, कुछ और हो रहा है। फिर जो तीसरा स्टार है, जो वो अजीब सी शेप में आ गया, मतलब वो क्लियर नहीं है, उसमें कुछ पैसेज है वो छोटा दिख रहा है। तो जो हमारा नॉर्मल पैसेज है श्वास को लेने का, यानी कि ऑक्सीजन को लेने का, जो पूरा ये पैसेज चल रहा है, पूरा जो ये रास्ता बना हुआ है, जो एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और CO2 से वापस लेता है, वो अभी नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो चीजें दिख रही है सब मस्कुलर चीजें हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो सारा उसका पूरा एक वो दिखाया हुआ इस पिक्चर में। फिर आगे दूसरे वाले में देखो कि जब किसी को अस्थमा हो जाता तो ये पैसेज क्या है? ये पैसेज जो है, ये यानी कि जो रास्ता है, ये श्रिंक होना, संकरा होना शुरू हो जाता है। अब जब वो कंडीशन और ज्यादा क्रॉनिक, और ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, यानी कि सूजन आ जाना जिसको बोलते हैं, कि सूज सूज के वो जो जगह थी, वो उसमें सूजन इतनी बढ़ गई कि वो जो रास्ता था वो और ज्यादा संकरा हो गया। तो अभी चलो पहले आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। लंग्स में ये जो छोटी सी जगह दिख रही है आपको, ये
इसी का उन्होंने एक वो दिखाया, यानी यहाँ पर एल्वियोलाई है, उसी का पूरा एक पिक्चर दिखाने की उन्होंने कोशिश करी है कि नॉर्मल पैसेज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल एयर आ रही है जा रही है, यानी O2 आ रही है, ऑक्सीजन जो जारी है रक्त के पास, और वहां से वो CO2 उसको दे रही है, और वापस वो लंग्स के थ्रू होते होते ट्रैकिया से होते होते नोज से बाहर आ रही है। यहाँ पे देखो क्या हो गया, एक तो ये येलो लेयर, ठीक है, यानी कि जैसे बॉडी में कल ही बताया था ना कि फैट मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं, फैट का बॉडी में जमने से एक चीज और प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उसकी बॉडी में कफ जमने लगता है, कफ जमेगा, स्थूलता आएगी, और साथ ही साथ इम्यूनिटी डाउन होगी। अब इम्यूनिटी डाउन होने से क्या होगा कि एयर के थ्रू जो भी चीजें बॉडी में आएंगी, जो चीजें शरीर के लिए अच्छी नहीं है, उनको बाहर निकालने के लिए शरीर क्या करेगा, म्यूकस को जनरेट करेगा, म्यूकस जनरेट होगा तो जो ये पैसेज नॉर्मल पैसेज था, इसमें हैवीनेस आने लगेगी, ये थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा तो क्या, कभी आपने देखा होगा कोल्ड होता है तो क्या होता है, कोई अगर दोनों नाक बंद हो गए तो हल्का सा मुंह से सांस लेना पड़ता है, करवट बदल के थोड़ा सा लेट गए तो एक नाक खुल जाती है तो धीरे धीरे सांस लेते हैं। और उस समय हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, जो हमारा चेस्ट रीजन है, वो कहीं ना कहीं हल्का हल्का बंधा हुआ सा फील होता है कि थोड़ी जकड़न सी आ गई, हम खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं। और एक सांस ना लेने की वजह से क्या होता है, हेडेक शुरू हो जाता है, फीवरिश प्रॉब्लम शुरू हो जा, फीवर के जो लक्षण है वो नजर आने शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, नाक से पानी चलता रहता है। तो ऑक्सीजन प्रॉपर इनटेक, यानी ऑक्सीजन को पूरा अंदर लेने की जो क्षमता है, उसमें थोड़ी कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। अब ये पैसेज आपको दिख रहा है, अस्थमैटिक कंडीशन में इतना बुरी हालत कैसे हो गई कि इसमें इतनी सूजन कैसे आ गई, उसको हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। अभी पहले इसको देख लेते हैं। अस्थमा इज अ क्रॉनिक लंग डिसीज। नॉर्मल सा एक जुकाम कभी किसी को हुआ, बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर चले, या जैसे छोटे बच्चों ने कोल्ड कफ हो जाता है, और जनरली बहुत छोटे बच्चे तो उन्हें मेडिसिन देनी पड़ती है, क्योंकि उनको हम बोले कि नाक बाहर करो वो नहीं कर पाते, उनकी छाती में कफ जम जाता है, चलो वहां तक तो मेडिसिन दे दी, पर हमें उसके साथ कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल ट्रीटमेंट्स भी साथ में करें, उसके थ्रू बच्चे के कफ को हम बाहर निकालने की कोशिश करें। पर ऐसा नहीं होता, ठीक है मेडिसिन दे दी तो उससे क्या होगा। अब थोड़े बड़े एज के उसमें आते हैं कि उसमें जनरली बच्चों के लिए फिर भी दवाइयां ऐसी है कि चलो मेडिसिन दी तो वो स्टूल के थ्रू कफ जो है उनका रिलीज हो जाता है बॉडी से। फिर बट ये है कि उस बच्चे की इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है, उसकी खुद की बॉडी की क्षमताएं डिस्टर्ब होती हैं कि वो म्यूकस को बाहर निकाल रही थी वो हिट होती है कहीं ना कहीं, वो डिस्टर्ब होती है, यानी वो लेजी भी होने लग जाती है इम्यूनिटी सिस्टम, और कमजोर तो होता ही जाता है कफ कोल्ड की वजह से। अब जैसे जैसे बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, ठीक, अब उसको फिर क्योंकि अंदर बॉडी को आया नहीं समझ में कि ये चीज गलत तो आई है, उसके लिए बॉडी रिएक्ट तो कर रही है, क्योंकि प्रकृति है, कुछ भी अधर्म देखेगी या कुछ भी गलत देखेगी उसे बाहर और दूर करने के लिए वो इफेक्ट अंदर से डालना शुरू करती है। जैसे कहा था ना, कुछ गलत खा लिया और शरीर को पता चला, यानी पेट स्टमक की प्रकृति को पता चला कि गलत है, तो वो उसे वॉमिट के थ्रू बाहर निकालती है या लूज मोशन के थ्रू बाहर निकालती है। अब ऐसे ये वाला एरिया है कि नेजल से लेकर के एल्वियोलाई तक ये एरिया, जब शरीर यहाँ देखता है कि कोई गलत चीज, जैसे होता है ना कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कि वो एलर्जी वाला कुछ भी जो एलिमेंट है वो एयर के थ्रू उनके अंदर चला गया, तो जो लंग्स है वो देखेंगे ये तो कुछ गलत चीज अंदर आ रही है, तो वो क्या करेंगे, वहां पर म्यूकस जनरेट करके, एक पानी जनरेट करके, पानी मतलब वो म्यूकस, उसको जनरेट करके नोज के थ्रू, या कभी कभी अगर बहुत वैसे कोई हैवी चीज है तो खांसी के थ्रू उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और जब वो रनिंग नोज होती है, यानी कि उस रनिंग नोज के साथ वो वायरस बैक्टीरिया या जो भी गलत चीज अंदर गई वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, वो भी उसको धक्का देता है शरीर के बाहर निकलो, शरीर से प्रकृति कहती है तुम गलत हो, शरीर के बाहर निकलो। तो उससे क्या होता है, वो रनिंग नोज होती है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है कि वो बहुत वो नाक बहेगी बहेगी, उसके बाद वो हल्का सा थिक होगा, ठीक होने के बाद वो अपने आप उसको क्योर कर देगा। नेचर 3 से 5 दिन में कोल्ड को क्योर कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, किसी की और इम्यूनिटी की अगर हालत ठीक नहीं है तो 21 दिन। पर वही कि पेशेंस हम लोगों के अंदर अब कितना है, उस पेशेंस की कमी, दूसरा बाहर की जो मेडिसिन है और शॉर्टकट्स उन पे हमारा विश्वास ज्यादा होना, इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। अब वो जो नाक बह रही थी, वो जो बैक्टीरिया बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वायरस बैक्टीरिया या जो भी एलिमेंट था, वो हमने दवाई ली, क्या किया, उस रनिंग नोज को रोकने के लिए दवाई ली ना, तो वो जैसे इनटेक किया, अब वो म्यूकस के साथ, म्यूकस रुक गया बहना, यानी वो बैक्टीरिया वायरस पॉलिगन जो भी है वो बाहर निकला ही नहीं, वो वापस लंग्स में चला गया, ठीक।
कुछ दिन तो कोल्ड नहीं लगा, लेकिन ये कि फिर भी बंधा बंधा लगता है, नाक जो ब्लॉक लगती है, ब्लॉक फील होती है, क्योंकि मैंने खुद वो मेडिसिन से बहुत टाइम खाई है, तो मुझे उसका एक एक्सपीरियंस है कि वो कैसा लगता है। तब भी नाक ना ब्लॉक रहती है, इनहेल एक्सेल आप प्रॉपर नहीं कर पाते। हाँ, रनिंग नोज नहीं है, फीवर नहीं है, हेडेक नहीं है, ये जरूर हो जाता है। वो भी शायद ब्रेन को वो कर देते हैं कि नहीं, आपको इस पर रिएक्ट ही नहीं करना, वो हो रहा होगा लेकिन रिएक्ट नहीं करते हैं उस टाइम पर उस चीज के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, अब बॉडी देखती है, अब वो जो वायरस है वो डेवलप होता है अंदर, वो शक्तिशाली हो जाता है कि देखो अब तो मैं अंदर आ गया, अब तुम मुझे रोक के दिखाओ। वो शक्तिशाली होता है, जैसे मतलब वो कम वाले के साथ बॉडी एडजस्ट कर रही थी कि चलो ठीक है, नहीं गया बाहर, पर वो वायरस भी अपने आप को डेवलप करता है। अब वो डेवलप करेगा अपने आप को अंदर, अपनी फैमिली जनरेट करेगा, तो क्या होगा, शरीर देखेगा, अब इम्यूनिटी घबरा जाएगी, अरे ये तो बढ़ रहा है, इस छोटे के साथ तो हम एडजस्ट कर रहे थे पर ये तो बढ़ने लग रहा है। तो वो डबल स्पीड से फिर से कोल्ड के सारे सिम्टम्स निकालेगी, फिर से रनिंग नोज, फिर से सारा कुछ होगा, वो फिर से उसे बाहर निकालना चाहेगी। ठीक है, अब अगेन फिर हमने फिर मेडिसिन ली, फिर सप्रेस कर दिया, फिर निकाला, फिर सप्रेस कर दिया, करते करते एक दिन कंडीशन ऐसी आ जाती है, पर 1 साल 2 साल नहीं, सालों लग जाते हैं क्रॉनिक बनने में, किसी छोटी सी डिसीज का नहीं, छोटा सा कोल्ड क्रॉनिक होते होते हैं, मेडिसिन लेते 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 एक दिन लंग्स की हालत ऐसी कर देता है कि लंग्स के जो पैसेज है उसमें सूजन आने लगती है, वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक यानी कि जो नलियां होती हैं श्वास की, जितनी भी नलियां अंदर है, ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकियल्स, देन एल्वुलाई, ये इनके जो पैसेजेस थे, रास्ते जो थे, नलियां जो थी, वो सिकुड़ने लगती हैं, श्रिंक होने लगती हैं। श्रिंक होने लगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम जाएगी, कम जाएगी, और साथ में उसमें म्यूकस, क्योंकि वो बार बार म्यूकस जनरेट करती है उस गंदगी को बाहर निकल, वो बेचारी लास्ट तक भी लगी रहती है कि निकल जाए बाहर, निकल जाए बाहर। और अब निकलता नहीं, अब और अंदर आता है, वो भी फंस जाता है, जो और गंदगी अंदर आई वो भी फंस गई। तो इकट्ठे होते होते हालत ऐसी हो जाती है कि वो बन जाती है पुराना रोग, यानी क्रॉनिक डिसीज। और ये लंग्स से जुड़ी हुई डिसीज है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉनिक लंग डिसीज। तो एक कोल्ड को अस्थमा बनने में, अब कैसे आपको पता चल गया कि अस्थमा कैसे बना, कि हम उसे सप्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे दवाइयां देकर। अब क्या है कि जो रास्ते थे, नलियां थी, उनमें म्यूकस जम गया, ये जो आपको लेयर एक दिख रही है ना, ये वाली लेयर, एक तो सूजन आ गई कि वो और ज्यादा अपने आप को काम कर रही है, वो थक रही है, टायर्ड हो रही है, एल्वुलाई भी, उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो गई है, उसमें म्यूकस की लेयर्स जो है वो जमना शुरू हो गए हैं, जो बैक्टीरिया है वो उसमें अटकना शुरू हो गए हैं। तो उन अंगूर के गुच्छों में, यानी कि वो जो एल्वुलाई है अंदर शरीर के, कुदरतन जो एक गुच्छा बना हुआ है उसके अंदर, उस पूरे पैसेज में, ब्रोंकी, ब्रोंकियल्स, ट्रैकिया तक, अब जो म्यूकस है वो चिपकना शुरू हो गया है, क्योंकि वो थिक हो गया है। अब वो पानी के फॉर्म में नहीं है कि निकल जाएगा बहुत इजीली, वमन करेंगे आराम से निकलेगा, और एकदम से रनिंग नोज है, छींक दिया, नाक को झाड़ दिया, साफ करा, तो उससे भी वो नहीं बाहर आ रहा है, वो फंस गया है। कितनी बार लोगों ने, हो सकता है आप में से किसी ने नोटिस भी किया हो कि कफ जो है गले में अटक जाता है, नाक में अटका रहता है, हम बहुत देर तक लगाते हैं जोर, पर वो क्लीन नहीं होता, वो यहाँ कहीं पैसेज में, कहीं गले तक फंसा रहता है, वो फंस जाता है, चिपक जाता है बुरी तरह, और वो थिक हो जाता है। थिक होने से और ज्यादा सूजन आती है, पैसेजेस नैरो होते जाते हैं, और वो जो प्रॉब्लम है वो बन जाती है अस्थमा। सिंपल सा कोल्ड करते 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 बन जाता है अस्थमा। अब ब्रोंकियल्स, ब्रोंकाइटिस, इसको ब्रोंकाइटिस क्या होता है उसी को भी आप साझ, क्योंकि ट्रीटमेंट लगभग सिमिलर है तो कोई इतना फर्क नहीं है उसमें, तो वो आप देख लेंगे एक बार। जो ये पैसेजेस हैं, जब इनमें बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है तो इसी को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। अस्थमा में भी पैसेज नैरो होता है, ब्रोंकाइटिस में इस पैसेज में पूरी तरह से सूजन आ जाती है, तब वो कहलाता है ब्रोंकाइटिस। यानी किसी भी एरिया में जब TIS वर्ड जुड़ जाए, शरीर के एनाटॉमी फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, तो वहां अगर TIS जुड़ जाए तो उसका मतलब होता है सूजन आना। अब वो जिस एरिया से भी जुड़ जाएगा, जिस शब्द के साथ TIS लग जाएगा, यानी उस एरिया में सूजन आई है। जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल एरिया में सूजन आ गई। साइनोसाइटिस, साइनस एरिया में सूजन आ गई। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल्स के एरिया में सूजन आ जाना ब्रोंकाइटिस कहलाता है। इन सबके रीजंस क्या है, अस्थमा के कॉजेज, कोई व्यक्ति जिसकी प्रकृति ही कफ वाली है, जब तक बात पित्त कफ बैलेंस है, वो ठंडी चीजें ठीक है ले सकते हैं, मीठी चीजें खा रहे हैं, नो नो प्रॉब्लम। पर अगर किसी कफ वाले को भी, इवन कफ प्रकृति जिसकी नहीं है, वात है, पित्त है, वो भी अगर कोल्ड के समय पे मीठी चीजें, ठंडी चीजें, ऑयली चीजें बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो क्या होगा,
कि हमें प्रकृति ने क्या कहा कि भाई तुम्हें कोल्ड है तो अब थोड़ी गर्म चीजें खाओ। वैसे तो थोड़ा सा उपवास कर लो, नारियल पानी ले लो, नींबू पानी ले लो, उपवास कर लो, पर नहीं चलो किसी से उपवास किया जाता, तो थोड़ा सा नॉर्मल डाइट पे आ जाओ जिसमें ऑयल ना हो, जिसमें वो वाली चीजें जो चिपचिपी ना हो। ऑयली चीजें चिपचिपी होती है, मीठी चीजें, अब कोई भी मीठा उठाओ, फल हो या कोई भी मीठी चीज हो, मिठाई हो, चीनी हो, वो हाथ पे चिपकती है। तो जो भी चिपकने वाली चीजें हुई वो इनटेक करने से कफ बढ़ेगा, म्यूकस जो है वो ज्यादा बढ़ेगा शरीर के अंदर। फिर ठंडी चीजें क्या, इस समय शरीर के अंदर ठंड बढ़ रही है, यानी कि अब शरीर ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज के थ्रू जो है शरीर में एक नेचुरल गर्माहट नहीं पैदा कर पा रहा है। और जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है वो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, यानी जो फीवरिश फीलिंग आती है बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बढ़ रहे, तो उस टाइम पर हमें ठंडी चीजें इग्नोर करनी है जिनकी तासीर ठंडी हो। जैसे ठंडी चीजों में ठंडा पानी हो गया। और ठंडी तासीर किन चीजों की होती है, ठंडी तासीर में जैसे नारियल पानी, वैसे नारियल पानी कफ कोल्ड के लिए बताया जाता है, लेकिन अगर सर्दी का टाइम चल रहा है और उस समय नारियल पानी पी लो, बिल्कुल ठंड है, बिल्कुल ठंड के समय तो नारियल वाली चीजें ठंडी होती है ना, वो नहीं खानी चाहिए। गर्मी का एक मौसम है और उस समय पे कफ का एक ट्रीटमेंट के तौर पे भी नारियल पानी को यूज किया जाता है, वो देख करके कि वो ऋतु कैसी है और वो काल कैसा है, तो यहाँ रिजिड नहीं होना, उसको समझना है। फिर क्योंकि इम्यूनिटी डाउन होती है इसलिए कफ कोल्ड की प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ विटामिन C की डाइट, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली डाइट अगर शामिल है तब तो बच जाएंगे, और अगर शामिल नहीं है तो क्या हाल होगा। कोविड टाइम पे सबको पता है कि वो एक ऐसी डिसीज थी जो लंग्स को सबसे पहले इफेक्ट कर रही थी। और लंग्स को इफेक्ट करने के बाद सबको क्या समझ आ रहा था, विटामिन C लो, विटामिन C लो, विटामिन C लो, सब विटामिन C। वो बात अलग है कि वहाँ कैल्शियम विटामिन D भी चाहिए था, क्योंकि हेडेक और ये सिम्टम्स बहुत सामने आए हैं। हड्डियों में दर्द बहुत सामने आया, उसके बाद कमर की सबको बहुत दिक्कत पता चली है बाद में, फीवर और ये सारी चीजें। ऐसे ऐसे बहुत सारा वो है कि मतलब जो लंग्स से जुड़ी हुई चीजें हैं उनमें सिम्टम्स काफी हद तक कॉमन निकल के आते हैं। पर कई बार रीजंस एक दो होते हैं, कई बार सिमिलर होते हैं, कई बार अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं। जैसे अस्थमा होने के बहुत सारे कारण है। पेट, कुछ लोगों को जो डॉग्स एंड कैट है उनके बालों से एलर्जी होती है, जो दरी या गलीचा पड़ा होता है उनसे एलर्जी होती है, कोई मिर्च उछाल के धो रहा है, सुखा रहा है कुछ चीजों को, उससे एलर्जी होती है। उनके सामने मतलब ये चीजें नहीं करेंगे, अगर करी करी तो उनको अटैक की प्रॉब्लम उनको शुरू हो जाएगी। स्ट्रेस, स्ट्रेस तो हर चीज का ही कारण है। स्ट्रेस जिस ऑर्गन पे जाके स्ट्रेस रुकेगा वो उस ऑर्गन को की इम्यूनिटी डाउन करेगा, उसे कमजोर करना शुरू करेगा और वहां प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, वो डिस्टर्ब होगा। वो डिस्टर्ब होगा तो लंग्स, लंग्स के पास क्या है, हार्ट, हार्ट रीजन, हार्ट। अगर योग की भाषा में गए तो अनाहत, अनाहत का एरिया, अनाहत यानी अनाहत चक्र। अनाहत चक्र कहाँ है, हमारे हृदय में। हृदय से जुड़े हुए कौन कौन से, यानी अनाहत चक्र चक्र से जुड़े हुए कौन कौन से ऑर्गन है, लंग्स है, हार्ट है, हल्का सा हमारा जो ये एरिया हो गया विशुद्धि से नीचे का, यानी गले से नीचे का जितना एरिया हो गया, और नाभि से ऊपर का जो एरिया, यानी कि हमारे रिब्स में जो भी चीजें कवर है वो सारी की सारी अनाहत चक्र से जुड़ी हुई है। तो इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, हार्ट पे भारीपन आएगा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन डिस्टर्ब होगा, फियर आएगा। फियर एक रीजन है, एक कॉज है अस्थमा होने का, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट्स को जो अटैक होता है ना, वो अटैक आप देखोगे कि वो सांस खिंचता है, उन्हें लगता है कि वो बस अभी, अगर उन्हें पंप नहीं मिला तो अब भी चले जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि अगर पंपिंग वो नहीं कर पाए तो उनकी हालत इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। और वो हालत ऐसी होती है कि सांस अब उखड़ा और ऊपर अब गए। इसका मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है। योग में आने से बहुत साल पहले 2009 की बात है कि चौक बोर्ड पे जो चौक से लिखते नहीं है, मुझे उससे एलर्जी हुई थी, प्लस घर का काम चल रहा था तो घर की सीलन से एलर्जी हुई थी। तो रात में अटैक आता था, जैसे ही मैं सोने के लिए जाती 10:30-11 के आसपास, तो जैसे ही मतलब सीधे खड़े हैं तो ठीक है दिन भर, लेकिन जैसे ही लेटे तो वो कफ जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो खांसी आनी शुरू होती थी। तो वो इतना आती थी कि बस लगता था कि एक दो बार मुझे सीरियसली लगा कि ये मेरा लाइफ का एक आखिरी मोमेंट चल रहा है। तो उस दिन मतलब मैं बिल्कुल नवंबर की सर्दियां, नवंबर एंड का टाइम था वो, दिल्ली के एरिया में, दिल्ली NCR में, वहां इस समय तब अच्छी खासी ठंड होती है। उस समय मैं पसीने पसीने हो गई थी, मुझे दरवाजा खोल के मैंने फिर बाहर गई, पता नहीं कैसे पर वो कंट्रोल हुआ।
मतलब जैसे ही सीधा खड़ी हुई 2-3 मिनट के बाद वो चीज कंट्रोल हुई थी, फिर मुझे श्वास आया था, तो मैं थोड़ा समझ गई थी कि हाँ ये कुछ गड़बड़ हो रही है। तो डॉक्टर, वो एलर्जी थी इन दो चीजों से जो मैंने अभी आपको बताया ना, कि अगर जैसे चौक और घर की सीलन, ये वाले एलिमेंट्स थे। फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि 1 हफ्ता आपको और मेडिसिन दे रहे हैं, अगर ये नहीं लगी तो हम डिक्लेयर करेंगे कि आपको अस्थमा हो गया है। बट उस समय, उस हफ्ते मैंने फिर अदरक, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, इन सबका काढ़ा पीना शुरू किया था। वो 1 हफ्ते में अपने आप, वो हालांकि स्टेरॉइड्स उसमें बहुत सारे थे, तो मेरे बहुत बाल झड़े, बहुत बाल सफेद हो गए। तब से आज तक मेरी बॉडी जो थोड़ा सा स्केलेटन टाइप की है, बहुत ग्रोथ नहीं होती बॉडी में जल्दी, वो स्टेरॉइड्स की वजह से। और कभी कभी लगता है कि हाँ सांस खींचने में दिक्कत होती है, बट ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, योग की प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रखो तो वो सब नॉर्मल रहता। तो टचवुड आज तक उसके बाद कभी ऐसा कोल्ड कफ या कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ही मैं योग की फील्ड में मैंने स्विच किया था। चलो बैक टू ये, इसलिए बता रही थी कि उन लोगों को कैसा लगता है, वो जब पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाते हैं कुछ चीजों के, तो वो चीजें याद आ जाती है। सर्टेन मेडिसिन, कुछ मेडिसिन की वजह से भी, एलर्जी होने की वजह से भी ये चीजें अपियर हो सकती हैं। डस्ट बहुत बड़ा रीजन है। केमिकल्स एंड परफ्यूम्स, जिन लोगों को अस्थमा है उन लोगों को इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि नेवर नो ने कौन से केमिकल, कौन से परफ्यूम से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा कॉज है। साइकोसोमेटिक ये चीजें, स्ट्रेस साइकोसोमेटिक फॉर्म में लेके आएगा, लेकिन बाहरी वातावरण, एयर पॉल्यूशन, दिल्ली तो फेमस है इस बात के लिए कि यहाँ पैदा होते ही बच्चों को, कुछ बच्चों को, या जो बच्चे स्पेशली दिवाली के आसपास पैदा होते हैं उनकी हालत बहुत, वो पैदा होते हैं उन्हें डिक्लेयर कर देते हैं कि इनको अस्थमा। तो यहाँ डर लगता रहता है कई बार। तो स्मोकिंग, स्मोकिंग पता है कि जा ही रहा है धुआं तो क्या हालत होगी उन लंग्स की। जेनेटिक, जिन लोगों के जीन्स में चला आ रहा है कि फैमिली हिस्ट्री रही है अस्थमा होने की, चांसेस है कि नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों के लंग्स भी कमजोर होंगे। कमजोर होंगे तो इम्यूनिटी कमजोर होगी, उतना वो हाँ, मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो बच्चा योग कर रहा है या वो फैमिली मेंबर्स योग करते हैं, तो जरूरी नहीं है, या फैमिली प्लान करने से पहले अगर लोग अपनी सेहत पर ध्यान दें, तो जरूरी नहीं है कि बच्चों के जीन्स में, डीएनए में भी आप वही चीजें कैरी फॉरवर्ड करो। तो यहाँ पे योग से काम किया जा सकता है। ठीक। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो भी आपको वो कोल्ड कफ वाला मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया था, वही एग्जांपल इसका है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन छोटा सा ही, कोरोना वायरस ही ले लो ना, आया था, हालत तो सबकी खराब कर गया, लेकिन अगर वो इंजेक्शन नहीं लगे होते, उसके क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, टीकाकरण जो हुआ था, वो नहीं वैक्सीन। होता तो वो, हाँ वैक्सीन मैम, वैक्सीन, वैक्सीन। हाँ जी कोविशील्ड वैक्सीन, और कोविड। हाँ जी। तो अगर वो सब नहीं लगाते तो वो आगे आगे फिर कैसे कैसे रूप लेके अलग से दिखाता, क्योंकि वायरस तो अंदर है ही। हालांकि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको कुछ नहीं हुआ, उनको उनके अंदर वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। पर आगे वो क्या रूप ले लेके आता वो नहीं पता, और आगे भी क्या होगा, अभी तो सब चल ही रहा है खेल। ठीक है, एनवायरमेंटल कॉजेज भी देख लिया, जेनेटिक और वायरल इन्फेक्शन ये हमने उस पिक्चर में देख ही लिया। साइकोलॉजिकल कॉजेज देखें अगर, स्ट्रेस, एंजाइटी। स्ट्रेस मैंने आपको बताया कि जब कोई तनाव में होता है, तो वो तनाव शरीर के जिस हिस्से पर जाकर हिट करेगा, वो हिस्से का जो भी ऑर्गन है वो कमजोर होने लगेगा, वहां की इम्यूनिटी डाउन होने लगेगी। एंजाइटी होती है चिंता, हर वक्त चिंता 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 चिंता। और ये जितनी चीजें ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस एंड सजेशन, सजेशन मतलब तुमसे नहीं होगा, तुम कर ही नहीं सकते, तुम बेवकूफ हो, तुम नालायक हो, तुम ये इस तरह की जो भी बातें, जो भी नेगेटिव चीजें कही जाती हैं, कही जाती हैं, कही जाती, रिपीट होती हैं, वो मन में अनकॉन्शियस में रिपीट होती हैं। तो वो सारा का सारा हिट करता है हमारे हार्ट रीजन को। हार्ट रीजन इफेक्ट हुआ तो हृदय और हमारे जो ये लंग्स हैं, ये जो है बेचारे दुखी हो जाते हैं, उदास, जो इनके सेल्स है ना, वो हर वक्त ये चीज सुन रहे होते हैं। तो इनका उदास हो करके इनकी फंक्शन ऐसे हो जाती है कि डाउन होने शुरू हो जाते हैं। डाउन होने शुरू होते हैं तो फिर वो मैम, क्रॉनिक हाँ जी, मैम ज्यादा हाँ जी। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से भी क्या बच्चे को अस्थमा होने के सिम्टम आ जाते हैं क्या? ब्रेस्ट फीडिंग कराने से, मतलब ज्यादा एक्सेस करा देते हैं, ऐसा मैंने केस देखा था। तो ज्यादा 1 साल से ऊपर करा दिया तो उसको अस्थमा मतलब डिटेक्ट हो गया था। बच्चों को तो 2.5 साल तक फीड कराया जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि 1 साल, तो बच्चे को तो मतलब 2.5 साल तक। मतलब एक्स्ट्रा फीडिंग से मुझे केस था। उसका तो रीजन ये ऐसा होगा कि वो उसे किस तरह फीड करा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ना कोई तरीका होता है, मुझे वो एग्जैक्ट तरीका नहीं पता, कि गोद में लेकर के बैठ के फीड कराया जाता है, अगर लेट के या कुछ और तरीके से फीड करा रहे हैं ना,
तो वो उनके कान और दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, तो वो रीजन वो भी हो सकता है कि जरूरी नहीं, क्योंकि 2.5 साल तक बच्चों को फीड कराया जा सकता है, ऐसा तो कुछ वो ऐसा नहीं वो है। बोलते हैं कि मैंने ज़्यादा एक्सेस फीड कराया था तो मेरे बच्चे को अस्थमा हो गया, ऐसा नहीं ऐसे कैसे, डॉक्टर। ये तो डॉक्टर ने कहा ही है। हाँ, हाँ, डॉक्टर ने कहा। अच्छा भाई, चलो अगर नहीं, इट कोई विल बी रीजन या जस्ट तो, बिकॉज हाँ ऑफ जी। द इम्प्रॉपर। मैम, ये इसका रीजन may be possible because of the improper positioning of the हाँ एक, child during the feeding। क्योंकि क्योंकि जब भी कान बच्चे को में फीड दूध कराया जाता है, जाता है एंक्लाइन पोजीशन पे कराया जाता है। तो वो पोजीशंस होती हैं फीड कराने की, वो सही कह रहे हैं कि फीड कराने की पोजीशंस होती हैं, और उन पोजीशंस में अगर थोड़ा सा चेंजेस लाओगे ना, क्योंकि जैसे दूध कान में जाता है और बच्चे के कभी कभी दूध के साथ अगर प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं रखा गया तो और चीजें अंदर जाती हैं, तो सारी चीजें इफेक्ट करती है। प्लस माता की खुद की डाइट कैसी है, उनको खुद कोल्ड हो रहा है और उन्होंने खुद मीठी चीजें खा ली, कफ कोल्ड वाली बढ़ाने वाली चीजें खा ली, फिर वो फीड करा रहे हैं। तो आपने देखा होगा ना कि बच्चे को भी सर्दी हो जाती है अगर माँ को सर्दी हो रही है, हालांकि उसे बहुत बचा के रख हाँ रहे हैं, जी। मास्क भी पहन के बैठे हैं। तो वहां पे उस माता का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत मैटर करता है, यानी उनकी जीवनचर्या और दिनचर्या मैटर करती है बच्चे को एक एक चीज देने में। ठीक है, अब हम यहाँ इधर वापस आ जाएं, मैम, एनवायरमेंटल प्रीवियस इरिटेंट्स। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, हम प्रीवियस स्लाइड एक बार और शेयर कर दीजिए प्लीज। एक मिनट, पिछली स्लाइड कह रहे हैं आप शेयर करने को? यस मैम। जी, ये वाली या इससे पिछले वाली? नो मैम, बस यही वाली। ओके ठीक है, चलो एक चीज और इसमें देख लेते हैं, सामने आई गई आंखों में। जो बच्चों का देखो बॉडी वेट की बात कर रहे हैं कि अगर बॉडी वेट कम है और वो प्रीमेच्योर पैदा हुए हैं, ठीक है, उनमें क्योंकि लंग्स उनके खुलते नहीं है, आपको पता होगा ना कि बच्चा पैदा होते उसे रुलाया जाता है लंग्स खोलने के लिए, तो वहाँ लंग्स उसके थोड़े नाजुक होंगे उस टाइम पर। तो अब हल्का सा भी कोल्ड कफ वायरस जो भी है, वायरस है जो भी है, कोल्ड आएगा, सिम्टम्स आएंगे तो उसे इफेक्ट कर जाएगा। टोबैको स्मोकिंग ये तो है ही, कि जहां ये चीजें नजर आएंगी वो तो इरिटेट करेंगी करेंगी। इंडोर आउटडोर पॉल्यूशन, हाउस डर्ट्स डस्ट, ये अभी बता ही दिया है। केमिकल एंड फ्यूम्स ये बता दिया है। और ये भी बताया था कि ओबेसिटी और ओवरवेटेड जो बच्चे हैं या अडल्ट है उनको भी चांसेस रहते हैं अस्थमा होने के। नेक्स्ट में चले, एंजाइटी, कहाँ गए हम? अस्थमा जो है एंजाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर से भी जुड़ा हुआ, जो ये चीज मैंने लिखी है, ये एक जर्नल पढ़ा था उसमें यहाँ मेंशन किया गया है कि अस्थमा के ये साइकोलॉजिकल कारण है, सिर्फ फिजिकली नहीं साइकोलॉजिकल भी। ये रिपीट हुआ है, आगे चलते हैं। सिम्टम्स अब क्या होते हैं जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं? कफ, वही कि पहले तो नाक बहना, फिर वो कफ का म्यूकस का थोड़ा थिक हो जाना, खांसी होना, ये सारा वीजिंग। अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं वो जब सांस लेते हैं ना तो एक घर घर का साउंड आता है, एक साउंड जनरेट होता है, तो वो साउंड से पता चल जाता है, इनकी आवाज में हल्का सा चेंज भी होता है, और एक खर 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 करके ना एक साउंड प्रोड्यूस होता है उनके बोलने पर। उनकी जो श्वास होती है बहुत छोटी होती है, उनकी कैपेसिटी, क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स अगर इतना है तो श्वास के लिए इतना लंग यूज कर रहे होंगे, इसलिए बोलते हैं कि हमेशा सीधे बैठो, कि ताकि आप अपने राइट, है ना, 3 चैम्बर राइट में बताए थे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों तक ऑक्सीजन जाए, लंग्स पूरी कैपेसिटी अपना मैक्सिमम यूटिलाइज करे अपने आप को। तो इसलिए बोलते हैं कमर गर्दन सीधी करके बैठो। चेस्ट टाइटनेस, जो छाती है उसमें जकड़न रहती है। फिर और ये जो सिम्टम्स हैं कभी कभी ये बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी ये बहुत कम भी हो सकते हैं, कि ठीक है अभी 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 जस्ट शुरू हुआ है, मतलब सिम्टम्स अब जो व्यक्ति अस्थमा का पेशेंट होता है उससे खुद पता चलता है कि सिम्टम्स अभी कम है, कितनी देर में अटैक आएगा और कितनी देर में ये सिम्टम्स क्रॉनिक वो अपने भयानक रूप में होंगे, तो उनको पता चलता है। क्योंकि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत तकलीफ हो रही है, वो थोड़ा बहुत भी चलेंगे तो जो उनकी हार्ट बीट का रेट है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, वो तेजी से चलेगा, क्योंकि लंग्स और हार्ट कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम ब्लड को प्योरीफाई कर सके, तो उनकी हार्ट बीट भी थोड़ा सा बढ़ी हुई रहेगी। अच्छा एक चीज और, नाइट टाइम अस्थमा एपिसोड, जो मैंने आपको अपना ही खुद का एग्जांपल बताया था कि वो सीधे खड़े हैं सीधे बैठे तब तक तो ठीक है, पर जैसे ही वो लेटे तो लंग्स जो है वो ऊपर की तरफ भेजना शुरू करेंगे। अभी तक म्यूकस नीचे की तरफ था, हल्का सा ऐसे किया तो शरीर भी अपना रेस्ट करने के लिए कुछ तरीके शुरू करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम शुरू करता है।
तो वो शरीर खांसी के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वो जो बलगम है या जो कफ है, म्यूकस है, वो चिपका हुआ होता है, तो वो बाहर तो निकालते हैं पर वो चिपक के फिर वापस आता है। इससे क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है कि वो बाहर भी नहीं निकल रहा है और वो वापस अंदर आ रहा है, तो श्वास की जो नली है वो चौक हो रही है, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही, जिससे लगता है कि सांस उखड़ गया। इसको, ये वाली कंडीशन बन जाती है अस्थमा के अटैक की कंडीशन। 3 तरह का अस्थमा, अडल्ट नहीं और भी है, अभी आगे एक स्लाइड में और है। अडल्ट ऑनसेट अस्थमा, सीजनल, एलर्जिक, ये जितनी चीजें अभी वहां डिस्कस करी थी वही हो गया ये। नॉन एलर्जिक अस्थमा, की एलर्जी कुछ नहीं थी लेकिन फिर भी ऐसी चीजें सामने आ गई कि जिनकी वजह से अटैक पड़ सकता है। एक्सरसाइज करने से कैसे, कि जो व्यक्ति को अस्थमा है, अब उसको अपनी सेहत और अपनी हालत देख करके प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनको अपनी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, उन्हें अपने हार्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए काम करना चाहिए। पर इसमें ये है ना कि हैवी वेट जब हम उठाते हैं, आप और मैं खुद ही अगर बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ जाए तो सांस फूल जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि हमें भाग के सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, थोड़ी थोड़ी सीढ़ियां चढ़े, रेस्ट करा, फिर अगली सीढ़ी को चढ़े, फिर रेस्ट किया, तरीका ये हुआ। लेकिन अब क्योंकि जिम जा रहा है कोई व्यक्ति या कोई बहुत एनर्जिक अंदर आ गई, अच्छा फील हो रहा है, वो तुरंत से इस अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, अपनी एक्सरसाइज की स्पीड को बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज की स्पीड बढ़ाई और अभी ये नहीं देखा कि अभी अस्थमा अटैक पड़ सकता है, अभी पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ, डॉक्टर डिक्लेयर करे तब मानो कि हाँ अब आप पूरी तरह क्योर हो चुके हो और वो मजबूत हो गया, अब आप कुछ ही करो। तो वहां पे उन्होंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर दिया और वो हैवी प्रैक्टिस करी, हैवी दौड़ना शुरू किया, और उसकी वजह से सांस फूलना, उखड़ना, वो जो म्यूकस है, अब वो उसमें भी हलचल मची, शरीर उसको बाहर निकालने के लिए फेंकने की कोशिश करेगा और क्या होगा, सांस उखड़ेगा और अटैक पड़ने की कंडीशन आ जाएगी। ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल अस्थमा, ऐसी कोई जगह जैसे कोई फैक्ट्री है और कोई व्यक्ति की मजबूरी है, कोई गरीब व्यक्ति है, उसे काम वहां करना ही करना है, तो वहां बहुत सारे मेटल्स, केमिकल्स यूज होते हैं, कई जगह एंजाइम्स यूज होते हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे लिखा ना एनिमल सब्सटेंस एंड प्लांट सब्सटेंस, उसमें वो काम करेगा, करते करते वो एक बार कोल्ड हुआ, दूसरी दवाई ले ली, दूसरी बार कोल्ड हुआ, करते करते अस्थमा हो गया, समझ नहीं आया, लेकिन वो उस जगह की उस चीज से उस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है और वो जब जब उसके संपर्क में जाएगा उसको अटैक पड़ सकता है या उसकी हालत बिगड़ सकती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं कि इस व्यक्ति को थोड़े दिन के लिए पहाड़ी जगह पर या ऐसी जगह जहां हरियाली हो वहां लेके जाओ, डॉक्टर की सजेशन देते हैं। तो अब ये बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, मुझे आपको नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट और ये भी बताना है अभी। ठीक है, मैं इसको कर रही हूँ स्लाइड को आगे। अस्थमा अवेयरनेस डे है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे, की फैक्टर्स, इसकी इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे चलते हैं अभी यौगिक ट्रीटमेंट पर ना। चलिए, ये है षटकर्म की 6 प्रैक्टिसेस, नेति, धौती, बस्ती, नौली, कपालभाति एंड त्राटक। इसमें से अस्थमा के पेशेंट्स के लिए अच्छी प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? वमन क्रिया, कुंजल क्रिया, स्टार्टिंग हम इसी से करें, करवाएंगे उनको कि वो वमन करना सीखें, उनके थोड़ी सी विल पावर बढ़े, क्योंकि जिस दिन विल पावर बढ़ गई वो समझ गए कि जितना म्यूकस बाहर वो इजीली पानी के थ्रू निकाल ले तो वो अच्छा है, वो थोड़ा सा पाएंगे कि हाँ थोड़ा चेस्ट खुली, थोड़ा सा आराम मिला, नमक की वजह से वो म्यूकस जो है वो लंग्स में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसोफेगस में जो जमा हुआ था पुश हुआ, थोड़ा घुला और वो बाहर निकल गया पानी के साथ। ठीक है, इसके बाद जो सबसे अच्छी और बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है वो मानी जाती है वस्त्र धोती। और जनरली मुझे लगता है कि जिन लोगों को पर्सनली मैंने देखा कि जो लोगों को अस्थमा था वो वस्त्र बहुत इजीली खा गए, इन कंपैरिजन जिनको कोल्ड का कुछ नहीं है, उन्हें वस्त्र खाने को बोलो तो उनकी हालत थोड़ी सी वो हो जाती है कि अरे कैसे खाएंगे, डर जाते हैं वो। पर अस्थमा के पेशेंट वो, उनमें इस चीज को लेके थोड़ी दृढ़ता देखी कि शुरू में तो घबराते सब भी है कि कैसे खाएंगे, अंदर कैसे जाएगा एक वस्त्र, पर ये कि वो खा जाते हैं, और जब वो कपड़ा बाहर निकालते हैं, मतलब खाने के बाद वो कपड़े को जब बाहर निकाला जाता है तो उस पे चिपका हुआ खूब म्यूकस की लेयर्स, यानी बलगम की जो मोटी मोटी लेयर्स है, पीले रंग की, हरे रंग की, जो भी क्रॉनिक जैसी भी जिसकी भी हालत है, वो उस कपड़े के साथ निकल करके बाहर आती है और वो साफ करती है उस पैसेज को, और उसके बाद व्यक्ति जब ब्रीदिंग प्रैक्टिस रेस्ट करता है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करता है, तो वो देखता है कि हाँ इंप्रूव हुआ है। तो मॉडर्न मेडिसिन का मानना है कि अस्थमा का कोई इलाज नहीं है, योग का मानना है कि अस्थमा का इलाज है, संभव है। जल नीति और सूत्र नीति, क्योंकि नेसेज, नेसल कैविटी, नेसल पैसेज को या नाक का जो भी स्थान है, एरिया है, उसको क्लीन कराना, गले तक के एरिया को क्लीन कराना, नाक को खोलना,
क्योंकि नाक के एरिया में भी सूजन हल्के हल्के आने लगते हैं, वो पैसेज भी थोड़ा श्रिंक होने लगता है म्यूकस जनरेट होने की वजह से। कभी कभी जनरली भाषा में उसको कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ जाना, उसका ऑपरेशन कराने लोग जाते हैं। हड्डी नहीं, म्यूकस की लेयर्स होती है जो बहुत सॉलिड हो चुकी होती है, तो सूत्र नीति जल नीति से उसमें भी प्रभाव दिखाई देता है। माइक्रो प्रैक्टिसेस क्या है? अब अस्थमा को कोई पेशेंट आया, क्योंकि उसकी हालत ऐसी होगी कि वो शरीर कमजोर हो चुका होगा, मन के भाव बहुत कमजोर होंगे, डर बहुत अंदर बैठा होगा अस्थमा अटैक की वजह से, तो उनको माइक्रो प्रैक्टिस से शुरू कराएंगे, उनको एकदम से हैवी प्रैक्टिस पर नहीं ले जाएंगे। तो पवन मुख सीरीज स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की बिहार मुंगेर की जो सीरीज है, बुक है आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, उसमें पवन मुख सीरीज जो बताइए उससे शुरुआत कराएंगे। साथ ही सूर्य नमस्कार कराना शुरू करेंगे, एक हफ्ता पहले सीरीज कराएंगे पवन मुख सीरीज भाग 1, 2, 3। उसमें भी देख करके कि रोगी की हालत कैसी, ऐसे नहीं अंधाधुंध नहीं, सर्वाइकल, कमर दर्द, स्टमक, उनकी कमजोर शरीर की स्थिति, मानसिक स्थिति, सब देख करके ही अभ्यास कराना होगा। फिर उसके बाद है सूर्य नमस्कार। अब आसनों की बात करें तो हस्तोत्तान आसन, वो आसन जो शरीर को और स्पाइन को खींचे, जो चेस्ट को ओपन अप करे। इसमें माजरी आसन, क्योंकि चेस्ट श्रिंक एंड श्रिंक होती है, ओपन होती है, कैट पोज जिसको बोलते हैं। शशांक आसन रेस्ट कराता है, शशांक और भुजंग, उसमें चेस्ट ओपन होती है, डाउन मतलब जिसमें चेस्ट ओपन हो और आगे की तरफ ये श्रिंक हो, ओपन अप हो, तो वो लंग्स ओपन अप और खुलना बंद होना वो सीखेंगे, तो वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। धनुरासन, प्रणाम आसन, कंधर आसन, मकर आसन, गौमुख आसन। गौमुख आसन अच्छा है, पूरे चेस्ट उसमें ओपन होती है। सर्वांग आसन, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो रहे होंगे, वो कराना, क्योंकि सर्वांग कराया तो मत्स्य आसन, काउंटर पोस्चर है वो होगा ही होगा। सिंहासन, भद पद्मासन, बहुत सारी चीजें हैं। और इसके अलावा जो भी आप कराना चाहो, लेकिन रोगी की हालत देखकर करा सकते हो, पर ध्यान रहे उनका सांस ना उखड़े, श्वास ना उखड़े, उनकी हृदय की गति का ध्यान हमेशा रखना है, उनकी शरीर की और मन की स्थिति का ध्यान हमेशा रखना है। ये पोस्चर्स आप देख ही सकते हो, इसमें लंग्स खुल रहे हैं, ओपन अप हो रहे हैं। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक, ये और भस्त्रिका। भस्त्रिका धीरे धीरे लेके जाएंगे, ये देख लेंगे कि हार्ट पेशेंट तो नहीं है साथ में, कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब देख करके कराएंगे। और भस्त्रिका 3 राउंड ही कराया जाता, तो ज्यादा उसमें डरने की भी बात नहीं है। योग निद्रा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये व्यक्तियों को रात में ढंग से नींद नहीं आती, वो बहुत बेचैन रहते हैं, तनाव में रहते हैं, इसलिए योग निद्रा बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। उसमें जो सजेशंस दिए जाते हैं शरीर के लिए, उसमें लंग्स पे अच्छा काम किया जा सकता है, अनाहत चक्र पर अच्छा काम किया जा सकता है। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, अच्छा, जो ये एनिमा विद लेमन, एनिमा विद त्रिफला सॉर, ये इसमें प्रीवियस स्लाइड ये लीजिए, चले आगे। मैम इसके जो प्रीवियस था इसके भी इसके भी प्रीवियस ये वाली, नहीं मैम, जो जिसमें अभी आसन, हाँ यस, थैंक यू मैम। ठीक है। इसमें बस हमेशा ये ध्यान रखो लंग्स कहाँ खुलते हैं और कहाँ श्रिंक होते हैं, तो इनके अलावा भी जो प्रैक्टिसेस हैं आप वो भी करा सकते हो, ठीक है। इस चीज को बस ध्यान में रखो कि लंग्स पे फोकस करना है हमें, और वो कहाँ ओपन अप, जैसे ये उष्ट्रासन है, इसमें ओपन अप होता दिख रहा है, माजरी में पूरा वो ऊपर की तरफ जाता है, कमर का भी प्रैक्टिस साथ में है और लंग्स के लिए भी साथ में है। चलिए, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, पहले दिन एनिमा लेमन वाटर से दिया जा सकता है, दूसरे दिन त्रिफला से, तीसरे दिन बटर मिल्क। बटर मिल्क कैसा, डायरेक्ट उठाया और जमाया, दही मिल्क वो नहीं, पानी में मिक्स किया जाता है, छाना जाता है, पतला किया जाता है, फिर दिया जाता है। स्पिनिच जूस, पालक का जूस पतला किया जाता है, उसको भी फिर दिया जाता है। नीम की पत्ते को पानी में बॉईल करके दिया जा सकता है। कैस्ट्रोल ऑयल का क्रॉनिक सी कंडीशन है तो कैस्ट्रोल ऑयल का दिया जा सकता है, अनियन गार्लिक का भी दिया जा सकता है। यानी एक एक दिन, ऐसा नहीं कि सारा मिलाया और एक ही दिन दे दिया, नहीं, एक दिन नींबू से, एक दिन त्रिफला के पानी से, ऐसे। हॉट एंड कोल्ड पैक का फॉर्मेंटेशन ऑन एब्डोमेन, देन अप्लाई मड पैक फॉर हाफ आवर। हॉट एंड कोल्ड क्या होता है कि पहले एक गरम, वो जो बैग बताया था ना, गरम बैग जिससे मम्मी पापा घर में यूज करते हैं सिकाई के लिए, वो पानी भरा गरम बैग लिया, वैसे वो भी हो सकता है, उसमें जो रेत वाला एक बैग होता है उसको गर्म करने का एक तरीका है, फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं उसको, वो भी आप यूज कर सकते हो। पहले हॉट वाला रखा, हॉट वाला बैग रखा 3 मिनट के लिए, या जब तक वो ठंडा सा ना फील होने लगे पेशेंट को कि ठंडा हो गया तो हटा दो। फिर कोल्ड वाला रखा, कोल्ड वाला जो बर्फ की सिकाई जैसा सा आता है ना, वैसा कुछ, या अगर वो नहीं है तो एक तौलिया लिया, उसे ठंडे पानी में डाला, निचोड़ा और उसको पेट पे रख दिया, तो ठंडा पैक डाल दिया। उसके बाद फिर से गर्म, फिर ठंडा, और लास्ट में वाइंड अप भी करेंगे गर्म से। ये सारा करने के बाद
अब मिट्टी की जो पट्टी कल बताई थी कैसे लगानी है वो लगाएंगे आधे घंटे के लिए। ये प्रोसेस खत्म होने के बाद सन बाथ, सन बाथ मैं आपको यहाँ दिखा दूं। ये जो एरिया दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, टोटली लेफ्ट हैंड साइड जहाँ कर्सर मैं घुमा रही हूँ अभी, इस तरह से सन बाथ कराया जा सकता है, ठीक है। फिर प्लास्टिक रैप, प्लास्टिक रैप यहाँ पर ये देखो, ये वाली पिक्चर दिख रही है ब्लैक एंड व्हाइट से थोड़ा, ये है एनिमा, है ये वाला प्रोसेस। ये है मिट्टी की पट्टी, ये है मसाज और ये है डाइट। तो सनबाथ, प्लास्टिक रैप, मसाज, फास्टिंग कराई जा सकती है फ्रूट जूस एंड वेजिटेबल सूप्स पर। मसाज का देखो ये किस तरह से, ये है चेस्ट रैप जो ब्लू कलर में दिख रही है, इस तरह से छाती पर एक लपेट करी जाती है। तो व्हाइट और ये भी, इनका तो खैर कपड़ा इस तरह से है ये, पर अंदर जो कपड़ा होगा हल्का सा कॉटन वाला होगा और ऊपर से ऊनी कपड़ा बंधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है अस्थमा का कॉन्सेप्ट आज का। अब हम चलते हैं इंसोम्निया। ये दिख रही है आपको एक फोटो, बीच में एक लड़की है और वो कुछ गिन रही है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही, आंखें दिख रही हैं डार्क सर्कल्स। आंखें हाँ। खुली है, चेहरे पर कोई खुशी दिखाई दे रही है नहीं, वो डिप्रेसिव है, वो स्ट्रेस्ड है कि उसे नींद नहीं आ रही, वो सोना चाहती है, वो रेस्ट करना चाहती है पर रेस्ट नहीं कर पा रही है, ठीक। तो यही है इंसोम्निया की प्रॉब्लम। लेकिन जब ये प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाए तब ये बीमारी कहलाती है, अदरवाइज 2-3 दिन, एक हफ्ता ठीक है। क्योंकि कभी कभी घर में हालत, जैसे सपोज कोई बुरा सा एग्जाम्पल है थोड़ा, किसी प्रियजन की अगर मृत्यु हो जाए तो घर में माहौल ही थोड़ा ऐसा होता है कि नहीं आती नींद। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई है, वो बीमारी हो गई है, वो थोड़ा सा हाल मतलब समय है ऐसा। पर ये कि 10 दिन 15 दिन में जब लोग रिकवर होना शुरू होते हैं तो अपने नॉर्मल रूटीन में आने लगते हैं। अब ये क्या है, इसको जो है इंसोम्निया को यूज करते हैं एज ए टर्म, द प्रेजेंस ऑफ पॉलीसोम्नोग्राफी एविडेंस ऑफ डिस्टर्ब स्लीप, ये एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक। फिर प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग स्लीप लेटेंसी फ्रिक्वेंटली, ये सारी वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, इनको मैं आपको नॉर्मल एक पहले ये वाला वर्ड बता देती हूँ, कोमोरबिड का मीनिंग है। जो सबसे पहले वर्ड लिखा है उसके आगे स्टार है तो उसको नीचे देखो इधर, यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है ना कि एक व्यक्ति को एक से ज्यादा प्रॉब्लम है और उस कंडीशन की वजह से उसे नींद नहीं आ रही है, तो उस समय पर भी उस व्यक्ति को बोल देते कि इसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई है। जैसे वो प्रॉब्लम क्या है, कभी हो सकता है आपने या आपके घर के किसी बड़े ने कहा हो कि रात में नींद नहीं आई ठीक से, पैरों में बेचैनी थी, पैरों में दर्द था। तो कई बार वो प्रॉब्लम होती है रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम, उसकी वजह से भी, पैरों में बेचैनी होने की वजह से भी रात में नींद नहीं आती। प्रॉब्लम क्या थी, पैरों को तकलीफ थी पर डिस्टर्ब क्या हो गई, नींद। तो ये प्रॉब्लम कहला, और ये जब बहुत क्रॉनिक हो जाए, उसमें दर्द हो पैरों में, बेचैनी हो तब, क्योंकि जैसे कमर में दर्द है या कहीं और तो हल्की सी मेडिसिन ली तो भी नींद आ जाती है। पर इस सिंड्रोम में क्या होता है कि पैरों में दर्द और बेचैनी हो जाती है और वो जब लंबे समय तक रहती है तो नींद पर भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। फिर जो भी चीजें स्टमक से जुड़ी हुई है, किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है तो उसे कैसे नींद आएगी, वो बेचैन होगा, लेटने जाएगा उसे बेचैनी भी हो जाएगी और अचानक से उसकी आंख खुलेगी, बाथरूम की तरफ जाएंगे वो भाई, कैसे नींद आएगी। रेस्पिरेटरी इशू अभी अभी बताया, अस्थमा, कि सीधा लेटने जैसे ही गए बॉडी ने डिटॉक्सिफिकेशन शुरू किया तो म्यूकस बाहर की तरफ उछला तो नींद डिस्टर्ब हो गई। इमोबिलिटी आर एसोसिएटेड, अब इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति पूरे दिन भर मतलब फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं, इवन दिमाग को थकाने वाली कोई एक्टिविटी नहीं, वो बस खाली, बस जीवन है ना कि चला रहे हैं। तो ना दिमाग थका ना शरीर थका, ना शरीर से कोई काम लिया ना दिमाग से कोई काम लिया, और बस वो बैठे हैं तो कुछ किया ही नहीं, कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो इमोबिलिटी यानी कि कुछ भी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो कहाँ नींद आएगी, क्या जब कुछ करोगे नहीं, कोई किस चीज का डिटॉक्सिफिकेशन, किस चीज का आप रेस्ट लोगे। उसके बाद उन्हें इस बात का वो कि नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही, वो तारे गिनने वाली बातें हो जाती है। फिर डेवलपमेंटल इश्यू ड्यूरिंग चाइल्डहुड, सेपरेशन एंजाइटी में प्री डिस्पोज अ चाइल्ड टू डेवलप स्लीप प्रॉब्लम। इसमें प्री डिस्पोज का मीनिंग है टेंडेंसी विच इज अज्यूम्ड इन बिहेवियर, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा बच्चे के अंदर कि इसको, इसके बिहेव में ही है उस समय सोना नहीं, या देर से सोना या कम सोना। अब सेपरेशन एंजाइटी, कि बच्चे को बचपन में दूर कर दिया गया माता से या पिता से, या कुछ भी उसके साथ इशू रहा, तो वो एंजाइटी उस चिंता की वजह से कि मैं सोऊंगा तो ये चले जाएंगे, मैं मेरी आंखें बंद होगी तो मुझे सब अकेला छोड़ के चले जाएंगे, इस तरह की प्रॉब्लम, तो उसके बिहेवियर में आगे कि वो सोना ही बंद कर देता है उस फियर की वजह से, उस चिंता की वजह से।
तो ये हुआ। फिर कुछ चीजें हैं प्री मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल एंड ओल्डर अडल्ट। बड़े बुजुर्ग आपने देखा होगा वो कम सोते हैं, उनको नींद जैसे जल्दी आ भी जाती है, वो जल्दी उठ भी जाते हैं। सुबह 3-3 ढाई-ढाई बजे बड़े बुजुर्ग उठ जाते हैं और अपनी खटर पटर शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको नींद आनी उनकी प्रॉब्लम नहीं, समझो कि वो उनकी उम्र है तो वह उसकी वजह से ऐसा करे, उन्हें नींद नहीं आ रही, वो बेचैन हो रहे हैं सोने के लिए। वो भी चाहते हैं रेस्ट करना, पर उनका रेस्ट उतनी कम टाइम में कंप्लीट हो गया तो वो उठ जाते हैं। प्री मेनोपॉजल एंड पोस्ट मेनोपॉजल में भी ये सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं फीमेल के अंदर, तो इसीलिए उनकी नींद इफेक्ट हो जाती है। एक व्यक्ति को अगर एक से ज्यादा प्रॉब्लम है तो भी उसकी नींद इफेक्ट होगी। जैसे कि एक तो लेग्स वाला था, एक लेग्स की प्रॉब्लम है, ठीक, साथ में कोई कमर दर्द है या कोई सर्जरी हो रखी है या कोई टेंशन दिमाग में चल रही है, कोई साइकोलॉजिकल और बात भी घूमती रहती है दिमाग में। कोई व्यक्ति है, कोई महिला, उसके दिमाग में उसके बच्चे की शादी, शादी नहीं हो रही है, शादी, वो रात भर बेचैनी, बस इधर उधर करवट काट के निकालते हैं। साथ में ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनको है, दूसरा पैरों में उनको दिक्कत हो रही है, अब वो सोते नहीं इसलिए भी पैरों की दिक्कत बढ़ेगी, और वो टेंशन है इसलिए भी वो सोते नहीं है, तो वो आपस में एसोसिएट है सारी चीजें कि नींद डिस्टर्ब कैसे हो जाती है। फिर है जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ व्यक्तियों के भीतर उनके पेरेंट्स में था कि वो कम ही सोते हैं, तो वो क्योंकि जीन्स में है तो अगला बच्चा भी कैसे सोएगा, वो उसके जीन्स में है, ट्रेड्स में है, उसके बिहेवियर में आ चुका है, इसलिए उसकी व्यक्ति की या अगला जो बच्चा उसकी नींद भी कम होती है। कभी कभी उस वो रात रात भर जागता रहता है, सोते नहीं है बच्चे। मॉलिक्यूलर फैक्टर्स, इसमें ये सारे जो टर्म्स हैं ये सारे हैं टेक्निकल वर्ड्स। इसमें मेलाटोनिन के बारे में एक मैं आपको फिलहाल बता सकती हूँ। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बोला भी होगा कि 9:30 से 3:30 का एक टाइम होता है सोने का शरीर का। तो उस टाइम पर मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो रिलीज होना शुरू होता है, तो वो हमें कहता है कि जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा अब जल्दी से अंधेरा करो और सो जाओ। तो जैसे ही उजाला होता है और हम उजाले की तरफ चले जाते हैं तो वो हार्मोन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर वो मतलब डिस्टर्ब हो जाता है और डिस्ट्रैक्ट कर देता है फिर दिमाग को कि नहीं ये तो लाइट जल गई तो सोने का टाइम ही नहीं है, गड़बड़ हो गया कुछ। तो इसलिए कहते हैं कि शाम को मतलब जब आपको जिस जगह सोने जाना है तो वो टाइम फिक्स करो, प्लस उस जगह पे अंधेरा अंधेरा ही रखो, हल्का हल्की सी रोशनी रखो, बहुत ज्यादा नहीं, कि शरीर जो है वो धीरे धीरे तैयार होने लगे और 9:30 आते आते वो सोने के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाए और 10 तक तो वो सो ही जाए, ऐसा। तो मेलाटोनिन हार्मोन बहुत अच्छा काम करता है उसमें। अगर मेलाटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब हो गया है, उसकी कमी हो गई है, तो भी व्यक्ति को नींद आने की प्रॉब्लम जो है, नींद ना आने की प्रॉब्लम सॉरी, वो शुरू हो सकती है, अपीयर हो सकती है। फिर चलते हैं आगे, डिप्रेशन। जो लोग इनको बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया, क्योंकि डिप्रेशन के जो पेशेंट्स है वो बहुत जल्दी उठ के बैठ जाते हैं, यानी कि जो योग करने वाले हैं वो जल्दी उठ के बैठ रहे हैं, और वो जब डिप्रेशन में जो व्यक्ति है उसको नींद ही नहीं आती, उसकी आंख सुबह सुबह बहुत जल्दी 2:30 3:30 कुछ खुल जाती है, क्योंकि अब उन्हें योग की प्रैक्टिस करना नहीं आता, ध्यान करना नहीं आता। अगर करना आता तो वो डिप्रेशन इसी से दूर कर लेते, जल्दी उठने का फायदा उठा लेते। उनको ज्ञान नहीं है, अविद्या अभी घेरे हुए है, अंधकार थोड़ा घेरे हुए हैं, उठ के तो बैठे हैं पर उसको उजाले की तरफ जाए कैसे उन्हें पता नहीं है, तो इसको बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया। और उनको पता है कि वो कुछ करेंगे नहीं, क्या काम करें, ऑफिस 10 बजे जाना, अब 3-2:30 बजे उठ के करें क्या, या 11 बजे जो भी काम करना है तो क्या करें, तो बस वो जाग रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं। अब एक और चीज, ये वाले नाम जो 3rd नंबर पे लिखे हैं, ये वाले, ये सब तो बता ही दिए उधर, क्रैम्स आना ये सारा कुछ। अब जो मेन है ये कि हमारी लाइफ में हम हैबिट्स ही ऐसी बना लेते हैं जिनकी वजह से इंसोम्निया अपने आप हम इनवाइट करते हैं। हमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, स्टिल हम क्या कर रहे हैं, देर रात तक पढ़ रहे हैं। चलो देर रात तक पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कभी कभी पढ़ ले, लेकिन पढ़ने के साथ साथ कॉफी भी ले रहे हैं, कॉफी भी ले लिया। कुछ लोग, हम कॉफी ले रहे हैं, दूसरे वाले जो लोग हैं जो योग में नहीं होंगे वो अल्कोहल ले रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रात में यूज करते हैं उन्हें आज तो लग रहा है कि सब ठीक है, रात में खेलने में बहुत मजा आया, आगे जाके पता चलेगा जब, आज नहीं 2-3 साल बाद, 5 साल बाद, जब नींद ही नहीं आएगी, जब सोना चाहेंगे तो नींद ही नहीं आएगी, फिर उन्हें दिन में भी नींद नहीं आएगी, जैसी फोन की लाइट उनकी आंखों के आगे, उनकी नींद खुल जाएगी, तो वो परेशान हो जाएंगे। कुछ लोगों को दिन में सोने की आदत होती है फिर वो रात में कहते हैं हमें नींद नहीं आती, हमें नींद नहीं आती। तो ये है हमारे कुछ प्रैक्टिसेस जो नींद को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, नींद के टाइम को बदल देती हैं। इस पिक्चर में आपको दिख जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं जो
रीजंस क्या है, जैसे एक रीजन में नॉइस, यहाँ पर बहुत शोर है, पीसफुल चाहिए ना माहौल सोने के लिए, जैसे शोर वो आंख खुल जाती है। अब बहुत गर्मी और बहुत ठंड में भी आंख खुल जाती है, कैसे सोए। अनकंफर्टेबल बेड, मुझे तो है कि अगर मुझे मेरा बेड कंफर्टेबल नहीं है तो मुझे बहुत, मेरी बहुत नींद, अच्छी नींद नहीं होती, बहुत साउंड स्लीप नहीं होती। स्ट्रेस, स्ट्रेस में नींद आती ही नहीं है, आएगी बहुत इधर उधर उधर उधर, सपने में भी वो चीज चलती रहेगी, सुबह उठे भी अगर तो वही बात, वही कहानी जो सपने में चल रही थी, जो एक दिन पहले हुई थी, वही वाली कहानी अगले दिन कैरी हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। और स्लीप सिम्टम्स क्या है, रीजंस पता चल गए। अब सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स है कि नींद, कुछ नहीं, कोई नींद नहीं आ रही है, और अगर आ भी रही है तो सपने में वही चीज चल रहा है, तुरंत नींद खुल रही है। डिप्रेशन, नाइटमेयर, नाइटमेयर्स क्या होते हैं, डरावनी बातें, डरावनी मूवीज जो लोग देखते हैं। छोटे बच्चों को बहुत शौक होता है डरा भूत की मूवीज देखने का, बड़ों को भी होता है, वो देख तो लेते हैं, फिर रात में उन्हें लगता है उनके बेड के नीचे कोई बैठा है और वो बाहर निकल के आके उन्हें हेलो कहेगा, या कोई सांप बैठा आगे सीधे खड़े हो जाएगा। मेरे साथ ये वाला हुआ है, सांप वाला, कि मैं एकदम से झटके से उठी थी। वो बात अलग है कि उस दिन सुबह के 9 बज रहे थे, रात के 9 या रात के 2 नहीं बजे हुए थे, तो मेरे लिए अच्छा था, मैं उठ गई थी उस बहाने। 9 तो नहीं, खैर 7 बज रहे होंगे, बहुत ज्यादा हो गया। और वेकिंग अप टायर्ड की, जब इस तरह से नींद ही ना आए, या नींद इस तरह की है जो साउंड नहीं है, जिसमें बहुत सपने, थकाने वाली बातें, डर है, डिप्रेशन है, तनाव है, सुबह उठेगा व्यक्ति तो थका हुआ ही उठेगा, क्योंकि फिजिकली कुछ काम नहीं किया, पर मन ने और शरीर ने और दिमाग ने, शरीर ने किया है रेस्ट, मन, शरीर के अंदर की जो हलचल हो रही थी उसने उस शरीर को लेटे हुए भी थका दिया। पूरी रात भर वो जागते रहते हैं, उनको सिर में दर्द, नींद नहीं आएगी तो सिर दर्द तो होगा ही होगा। अब यहाँ क्या नहीं करना चाहिए, बेड टाइम पर जाने से पहले अल्कोहल नहीं, स्मोकिंग नहीं, ओवर ईटिंग नहीं, ड्रिंकिंग कॉफी, ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग क्यों नहीं, है ना, कि खाना खाने के बाद तो नींद आती है, लेकिन ओवर ईटिंग करने के बाद नींद अच्छी नहीं आती है, वो बहुत सपनों भरी नींद आती है, क्योंकि शरीर जो है, जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ज्यादा होता है, वो बॉडी में क्लीन होना, डिटॉक्सिफिकेशन होना, वो सब ना होकर के वो खाने को ही डाइजेस्ट करने में लगा हुआ होता है, तो भारीपन आता है, भारीपन आएगा तो भारीपन की वजह से दिमाग में, मन पे भारीपन छाएगा, वो सपनों में बदल जाएगा, वो साउंड स्लीप नहीं हो पाएगी उस टाइम पर फिर। अब ये है कि क्या किया जाए, कुछ चीजें जो घर पे खुद से ट्राई की जा सकती है, वो क्या है, सबसे पहले लाइट्स ऑफ, माहौल ही ऐसा बनाओ कि नींद वाला माहौल, हल्का हल्का अंधेरा। एक्सरसाइज रेगुलरली, इस शरीर को, इस मन को खींचो थोड़ा सा, इसे, इससे काम लो। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था किसी उसका, वो बताऊं अगर आपको, उन्होंने कहा था कि ये जो शरीर है ना, इसको जंग लगा के मत घिसो, इसे जंग लगा के खत्म मत करो, इसको घिस के खत्म कर दो। तो उनका रूटीन अच्छा है, जैसे 3:30 बजे उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं, फिर वो जिम जाते हैं, वो योग की प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर वो अपने नॉर्मल रूटीन पे आते हैं और वो घर का सिंपल सात्विक फूड खाते हैं। ऐसा कभी मैंने कहीं कोटेशन में पढ़ा था कि शरीर है ना, इससे जंग लगा के नहीं खत्म करो, खत्म तो इसे होना ही है, जंग लग के ना खत्म हो, ये घिस के खत्म हो, इससे हर वक्त काम लो। ये आपको हर पल रोकेगा कि रुको, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, पर नहीं, उसके बातों में नहीं आना, उसके बहकावे में नहीं आना, उससे काम लो। मन कहेगा मत जाओ, ये खा लो, कुछ भी खा लो, नहीं खाना ना, एक बार खा लिया तो अगली बार फिर आपको ऑफर करेगा खा लो, फिर तीसरी बार फिर ऑफर करेगा खा लो। एक बार खा लिया ठीक है, अगली बार कहेंगे पिछली बार खा लिया था, अभी ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जैसे ही उसे इग्नोर करोगे, वो दूसरी दिशा में, आपकी दिशा में, आपकी पसंद की दिशा में लेके जाएगा। डेली रूटीन बनाओ, एक रूटीन, कोई बुक पढ़ने का रूटीन बनाइए, प्रैक्टिस का रूटीन बनाइए, ब्रीदिंग का रूटीन बनाइए, अपने खाने पीने तक का रूटीन बना के रखिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाली बात को फॉलो करने की कोशिश करिए। कभी कभी हो सकता है कि बहुत थके थे, थोड़ी नींद ज्यादा ले ली, पर ऐसा नहीं कि वो लाइफस्टाइल बनता चला जाए, वो नहीं। 3 दिन अगर आप कोई चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो, चौथे दिन वो आदत बननी शुरू हो जाएगी, तो बेहतर है कि पहले दिन कर लिया, दूसरे दिन नहीं करो, उसको ब्रेक लगाओ वहीं पे। पहले 4 हफ्ते में 7 दिन लेट उठते थे, अब किसी एक दिन जल्दी उठो, फिर कोशिश करो और 15 मिनट पहले उसमें उठो, फिर हफ्ते में 4-5 महीने में आप 6 दिन जल्दी उठने लगोगे, तो 6 महीने तक आते आते आपका रूटीन बन जाएगा, आपके बॉडी सेल्स उसके लिए उसी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, और आप एकदम नए इंसान की तरह कायाकल्प, कायाकल्प नहीं कहते जिसे, वैसे दिखाई भी देने लगेंगे। एक चीज और, नींद नहीं आ रही है और बेचैनी सी हो रही है, प्रॉब्लम लग रही है, तो जाओ पानी में घुस जाओ जाके सीधे, मतलब जो वाटर एलिमेंट है वो स्ट्रेस दूर करने के, छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा, उनको अगर पानी मिल जाए तो वो सीधे जाते हैं और वो घुस जाते हैं पानी में, तो उनसे सीखा जाए
कि जाओ और एक बाथ लो और फिर सोने के लिए जाओ, अपनी बॉडी को पूरा क्लीन करो। पानी में क्षमताएं होती है, पानी का जो अगर वो देखो ना, वो सूक्ष्म ऊर्जा उसकी बाहरी तौर पे भी वो क्लीन करता है, तो पानी में सूक्ष्म तौर पे वो हमारे विचारों को और मन को भी क्लीन करता है। तो हमारे कल्चर में नहाना ऐसी थोड़ी लिखा, बाहर के देश के लोगों को देखो नहाते नहीं, इतनी ठंड पड़ती है वहां के नहाते ही नहीं है। पर यहाँ पे तो रोज नहाने का विधान है। वो क्यों है? वो इसीलिए कि हमारा तन ही नहीं, हमारा मन भी साफ हो। जब भी नहाओ तो एक धारणा जरूर रखो कि पानी जो है ना, ये जल हमारे शरीर पर डल रहा है, ये हमारे तन को भी साफ करे और उसकी सूक्ष्मता हमारे सूक्ष्म शरीर को भी क्लीन करे। तो वो स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं अपने आप दूर होने लगेगा, नींद भी आएगी, भावनाएं शुद्ध भी होंगी। स्लीप डिस्टरबेंस किस वजह से होती है? फिजिकल फैक्टर्स, ओबेसिटी, पेन, इनएक्टिविटी, यानी पेन नजर आएगा हमारे शरीर में, निष्क्रियता है, हम चला ही नहीं रहे शरीर को, तो स्लीप हमारी जो है डिस्टर्ब होगी। ओबेसिटी की वजह से भी स्लीप डिस्टर्ब होती है। फिर है कैंसर डायरेक्टेड थेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, ये सब चीजें जो होती हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, ये भी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। साइको सोशल फैक्टर्स में एंजाइटी, डिप्रेशन, पेरेंटिंग मेथड्स, पुअर स्लीप हाइजीन, कल्चरल नॉर्म्स, इन सब की वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। पेरेंटिंग मेथड्स, पेरेंट्स खुद देर से सो रहे हैं, बच्चा कैसे जल्दी सोएगा? वो खुद मोबाइल हाथ में लेके बैठे हुए हैं, तो बच्चा कैसे मोबाइल को हाथ में नहीं लगाएगा? उसे तो कह रहे हैं फोन दूर रखो, हमारे खुद के हाथ में फोन होता है। हम कैसे कह सकते हैं, हम कैसे जज कर सकते हैं? खुद के अंदर हमारी कमी हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑन हॉर्मोन्स, बिहेवियर, साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ चीजें तो हमें हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इन सबसे भी मिली है, तो कुछ हद तक हम इतने बुरे भी नहीं है। कुछ वहां से भी मिल गया, कुछ हद तक हम इतने भी अच्छे नहीं है, कुछ चीजें उनकी अच्छाई हमने अडॉप्ट करी है। इंटरप्शंस, अलार्म्स, हम कुछ भी टाइम का अननेसेसरी अलार्म लगा देते हैं और नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसके बाद ढंग से नींद नहीं आती, फिर परेशान होते हैं। ठीक है। और अनफेमिलियर सेटिंग्स, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, वहां पर आपको पता है ना, हॉस्पिटल में कभी भी कोई एडमिट है, वो कैसे सोएगा या कुछ भी, ये वैसी चीजें ली हुई है जनरली, कहाँ कहाँ ऐसा होता है कि डिस्टर्ब होते हैं चीजें। ठीक। चलिए, सिम्टम्स, हेडेक, इनएबिलिटी टू फोकस। अब जिसको इंसोम्निया आ ही गया है, उसे क्या होगा? उसको हर वक्त लगे हथौड़े बज रहे हैं। कोविड के बाद अगर किसी ने, अगर हो सकता है किसी को नहीं हुआ, किसी को अगर ऐसा हुआ, तो कोविड से रिकवर होने के बाद लोगों को हेडेक हुआ है। और वो हेडेक को एक ही तरह का बता रहे थे कि ऐसा जैसे कोई हथौड़े मारो, ऐसे ऐसे करके पिंच करने वाला, या पेन उठता था सिर में। क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन ठीक नहीं हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम होगी? इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अपीयर होगी, पेट सही से साफ नहीं होगा। नींद पूरी नहीं है तो चित्तभ्रम होगा और फोकस कर ही नहीं पाएंगे। डिजीनेस, यानी हर वक्त आलस, थकान, घूमता हुआ सा सिर नजर आएगा, पैरों में लग रहा है कुछ घूम रहा है, सिर में लग रहा है कुछ घूम रहा है, हार्ट बीट लगेगा डिस्टर्ब है। डिफिकल्टी फॉलिंग, नींद तो आएगी ही नहीं, नाम ही इंसोम्निया है। फीलिंग ऑफ एग्जॉशन, यानी बैटरी लो दिख रहा है, छोटा सा बैटरी बनी है, बैटरी चार्ज नहीं है। नींद बैटरी चार्ज करती है हमारी, एक फूड करता है, एक नींद करती है। टाइप्स ऑफ इंसोम्निया देख लीजिए, क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब, टाइम ऑफ स्लीप, अमाउंट ऑफ स्लीप, जहां डिस्टर्ब वहां पे इंसोम्निया डिक्लेयर। साइकोलॉजिकल, ये इतनी सारी चीजें दे दी है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी है जो जल्दी, उसको नहीं कह सकते कि इंसोम्निया है, बट ये कि जल्दी रिकवर हो जाता है, बाकी जो है क्रॉनिक उसमें आ जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ट्रांजिएंट, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ट्रांजिएंट में अकर्स फॉर लेस देन अ वीक, वो जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, ओफन अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, कैन बी अ रिजल्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेस, जो एग्जांपल दिया था, किसी घर में डेथ हो गई, बहुत क्लोज चले जाते हैं कोई, तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे माहौल रहता है, वो हालांकि थोड़ा लंबा भी होता है, पर धीरे धीरे सब चीजें सेटल होने लगते हैं। प्रकृति है ना कि घाव भर जाते हैं धीरे धीरे, ऐसा भी नहीं। तो इसको ट्रांजिएंट है कि थोड़े समय के लिए। फिर एक्यूट, अकर्स फॉर अप टू अ मंथ, यानी कि 1 महीने तक भी ऐसा हो सकता है कि चलो ठीक है, नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस है, स्ट्रेस जैसे ही दूर होगा वो नींद भी आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि वही लिखा है यहाँ, स्ट्रेस इज रिमूव, तो नींद अपने आप ही रिकवर हो जाएगी। अब स्ट्रेस रिलीज हो गया ना, तो हाँ ठीक है, व्यक्ति सोने लगा। योग निद्रा यहाँ पर काम करती है। इस ट्रांजिएंट में तो योग निद्रा भी थोड़ा सा बहुत, मतलब क्योंकि जनरली एकदम से घाव मिला होता है व्यक्ति को, तो यहाँ रुकना होता है, यहाँ थोड़ा वेट करना होता है। वो जो हमारे कल्चर में 13-15 दिन, 2 हफ्ते का जो दिन दिया, वो इसीलिए दिया, सब रिकवर हो, वो सोल भी रिकवर हो, तो जहाँ जो नीचे जमीन पर लोग रह गए वो भी रिकवर हो। एक्यूट में योग निद्रा काम कर सकती है कि हम उस व्यक्ति के स्ट्रेस रिलीज कराने में मदद कर सकते हैं, तो डेफिनेटली क्यों नहीं, वो जल्दी उसको आएगी नींद, योग निद्रा में भी वो रेस्ट करेगा, वैसे भी नींद आने लगी।
chronic occurs for at least 3 nights per week, last 3 months or longer, यानी कि हफ्ते में 3 नाइट, 3 रातें वो जागता ही जागता है और बाकी रातें में उसकी नींद जो है डिस्टर्ब रहती रहती है। और 3 महीने से ऊपर जब ये प्रॉब्लम चली जाए तब इंसोम्निया डिक्लेयर हो जाता है। अब ये क्या है, लॉन्ग टर्म, लंबा स्ट्रेस, मेडिकल कंडीशन, इनकी वजह से प्रॉब्लम सामने आती है। ये कैसे करते हैं? आपको आवाज आ रही है सभी को? कॉल डिस्कनेक्ट कब हुआ ये? यस मैम, आ रही है। आ रही है आ रही मैम, आ रही मैम। कॉल डिस्कनेक्ट कब हुई थी ये वाली? कौन नहीं सी हुई स्लाइड मैम। तक नहीं हुई थी? अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये स्लाइड सबने सुन ली ये वाली? हाँ Yes, जी ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए यौगिक ट्रीटमेंट पर आते हैं इंसोम्निया का। सबसे अच्छा तो है मेडिटेशन। यहाँ पर ये मैंने रिसर्च पेपर से लिया ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का, और भी मेडिटेशन हैं जैसे ओम, एक सेकेंड, मेडिटेशन में ट्रांसजेंडरल मेडिटेशन तो रिसर्च पेपर से लिया हुआ है, ठीक। इसके अलावा ओम चैंटिंग इफेक्टिव है, गायत्री मंत्र जप इफेक्टिव है, विपश्यना मेडिटेशन इफेक्टिव है, प्रेक्षा मेडिटेशन, कायोत्सर्ग, ये चीजें भी इफेक्टिव हैं। तो ये सब किया जा सकता है, यानी कि प्राणायाम जो है बेस्ट सोर्स है। पहले उस व्यक्ति को रिलैक्स कराया जाए, फिर उसको आगे की फिजिकल चीजें उन सब पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मेडिटेशन की तरफ उनका रुझान थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करी जाए, ठीक है। फिर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, प्राणायाम, ये भी एक रिसर्च पेपर से लिया है कि उज्जाई, भस्त्रिका और ओम चैंटिंग ये इफेक्टिव हैं। सुदर्शन क्रिया, ये तो आर्ट ऑफ लिविंग है ना, श्री 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 रविशंकर जी की जो है सुदर्शन क्रिया, वो भी रिसर्च पेपर में किसी ने डाला तो वहीं से लिया है कि ये चीजें इफेक्टिव हैं। और जो गुरुदेव का प्राणायाम है, प्राणाकर्षण प्राणायाम, वो भी इफेक्टिव है। गुरुदेव यानी कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अब ये एक पैकेज है, इसको आप देख सकते हैं कि यौगिक ट्रीटमेंट सोमनिया को, ये भी मैंने एक रिसर्च पेपर से लिया है, जो जिनका नाम यहाँ पे लिखा है अकीको। तो इन्होंने ये जो प्रोटोकॉल बनाया था इंसोमिनिया के पेशेंट्स के लिए बनाया था, उन्होंने रिसर्च करी थी, वही प्रोटोकॉल आपके सामने, आप इसे देख सकते हो कि पहले प्रेयर, मंत्र चैंटिंग, जैसे हमारी योग क्लास शुरू होती है, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, नेक एंड रिस्ट मूवमेंट, यानी स्टार्टिंग में सूक्ष्म व्यायाम, फिर सूर्य नमस्कार, फिर शवासन कराया, रेस्ट कराया, फिर आसनों पर लेके गए, भुजंग आसन, चेस्ट ओपन अप हो रही है, हार्ट यानी हमारा अनाहत खुलेगा, बैक स्पाइन को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, इमोशंस यहाँ पे खुलते हैं, मकर आसन में रेस्ट मिलेगा, फिर पश्चिमोत्तान आसन, आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड, हिप रीजन, इनर ऑर्गन, अब्डोमन, यानी कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह, ये सारी जो चीजें उससे हल्का हल्का क्योर होने लगेंगी। पश्चिमोत्तान है, फिर है शोल्डर स्ट्रेंथ, सर्वांग आसन है, इन्होंने शवांग लिखा हुआ है इसको, सर्वांग आसन, सर्वांग करेंगे तो मत्स्य आसन भी करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, हार्मोनल डिसबैलेंस जो था वो, पहले तो हार्मोन्स चैनलाइज होंगे, सारे जो एक्टिव हमारे बॉडी के चैनल्स हैं उनमें ऊर्जा जाएगी, जो ब्लड फ्लो है वो ब्रेन की तरफ भी जाएगा, फिर प्रॉपर फंक्शनिंग होगी ब्रेन की, फिर वो समझेगा चीजों को, तो वो रेस्ट, स्ट्रेस से बाहर आने लगेगा, और ब्लड ब्रेन को पूरा मिल जाने की वजह से ऑक्सीजन जाएगी, तो ऑक्सीजन जाने का मतलब है कि प्राणों का संचार वहां हो रहा है साथ में। फिर प्राणायाम में उज्जाई और हमिंग भी कराई जा सकती है, शवासन, और लास्ट में प्रेयर करा के वाइंड अप। प्रेयर में हम कुछ पॉजिटिव और अच्छी चीजें जोड़ सकते हैं, जैसे कि सभी को माफ करें, सभी से माफी मांगे, सभी से प्रेम करें, सभी को प्रेम दें, और प्रेम भी कैसा, निष्काम, के बदले में कोई पाने की इच्छा ना हो, इस तरह का, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट पर। जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती, कभी आपने किसी छोटे बच्चे को देखा, वो सोता नहीं रात में, तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसके कपड़े निकाल के उसकी उल्टा लिटा करके उसकी बॉडी की मसाज कर देती है, और मसाज करते ही वो बच्चा 5-10 मिनट में सो जाता है बच्चा। तो यहाँ पे वही, अब बच्चा क्या बड़ा क्या, यहाँ तो नेचुरोपैथी में खुद ही बोल दिया, मसाज सबसे पहले, नींद नहीं आ रही तो मसाज करो, इसी से वैसी नींद आनी शुरू हो जाएगी, बॉडी रिलैक्स जैसे हुई, जैसी बॉडी ऑर्गन्स रिलैक्स होंगे वैसी नींद आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मसाज किससे करें, तो सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल, ये यूज किया जा सकता है। कोई एरिया में अगर व्यक्ति को दर्द है तो वहां लोकल स्टीम भी दी जा सकती है, और दिन के समय पे स्टीम बाथ भी दिया जा सकता है। ये भी फुल इमर्जन बाथ, फुल इमर्जन बाथ कल एक पिक्चर दिखाई थी, आज पता नहीं पिक्चर होगी या नहीं, इसमें नहीं है, वो एक टब में लिटाया था और बहुत सारे
धाराएं छोड़ी थी, जिससे एक वाइब्रेशन पानी में लहरों की तरह वाइब्रेशन आ रही थी, जो लहरें नहीं उठती वो उस टब में, तो वो उससे व्यक्ति को थोड़ा अच्छा लगेगा, रिलैक्स फील करेगा। कोल्ड स्पाइन बाथ, स्पाइन पर एक बेड होता है, ठीक है, वो बेड में ना छोटे छोटे छेद बने होते हैं, और वो छेद बने होते हैं स्पाइन की ही शेप में, कल भी बताया था मैंने आपको ये वाली बात। तो उसमें व्यक्ति को लिटाते हैं और स्पाइन जो है उस वाले छेद वाले एरिया पर, यानी उस लाइन पर ही कवर करते हैं, तो व्यक्ति आराम से लेटा होता है, और उसकी स्पाइन पर ना वो पानी की धार, नीचे से धार आती है, वो धार ऐसे चलती जाती है पूरी स्पाइन पर, पानी की धार जाने से वहां स्टिमुलेशन होता है, वहां जो भी तनाव होता है, वो जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज होता है। और क्योंकि शरीर में बहुत हीट एलिमेंट बढ़ चुका होता है, तो उसको वो रिलैक्स करते हैं स्पाइन पर ठंडे पानी का बात कराने से, स्पाइन बात उसको बोलते हैं। सिर्फ स्पाइन पर, बाकी सारा शरीर जो तो कवर रहता है और वो सूखा रहता है, सिर्फ उतना एरिया गीला होता है स्पाइन वाला, तो उसको स्पाइन बात कहते हैं। उसको देने से भी बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस रिलीज होता है और व्यक्ति को नींद आती है। हॉट फुट बाथ, रात हॉट फुट बाथ कैसे देते हैं, एक बाल्टी, उसमें गर्म पानी उतना जितना साधक या व्यक्ति रोगी बर्दाश्त कर सके, उसके घुटनों तक, घुटने के लेवल तक बस वो पानी में वो उसको पैर डुबाने हैं, घुटने से ऊपर नहीं आना चाहिए पानी, घुटने, वैसे बाल्टी एक्चुअली इतनी होती है, घुटने के नीचे ही रहता है वो पानी। तो और उसको बिठाते हैं, पूरा शरीर कवर करके, पूरा कंबल वंबल से ढक के, पूरा कवर चादर से कंबल से ढक के रखते हैं, लेकिन सिर पे गीला तौलिया रखते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं सिर पे, कि सिर ठंडा रहे, पैरों की गर्माहट ऊपर ना जाए, उससे भी व्यक्ति को नींद आती है। अच्छा, पार्शियल मसाज भी कर सकते हैं, पूरी बॉडी की मसाज नहीं करनी तो पार्शियल मसाज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हेड एंड नेक पर कहा उन्होंने, और यूकलिप्टिस ऑयल, जो नीलगिरी का तेल, यूकलिप्टिस का जो तेल होता है उसको बोलते हैं नीलगिरी के तेल को, उससे, उसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है उसको तो दे नहीं सकते, उसमें बहुत तेज खुशबू होती है, और कोई किसी को अगर खुशबू पसंद है तो उसको ये दिया जा सकता है। और स्टीम भी दी जा सकती है हल्की, तो उसको हल्की हल्की खुशबू से नींद का एक बनेगा, अच्छा माहौल बनेगा, वो सो सकते हैं। मड पैक दिया जा सकता है एब्डोमेन रीजन पर, क्योंकि बॉडी, पेट जो है वो क्लीन नहीं हुआ था। एनिमा तो खैर देना ही देना है, वो तो नेचुरोपैथी का सबसे पहला ट्रीटमेंट है। सिर्फ लूज मोशन में नहीं देते एनिमा, और कोई ऐसी कंडीशन जिसमें बार बार मोशन जाना होता है उसमें एनिमा नहीं देते, बस ये ध्यान रखना, बाकी सब पे दिया जा सकता है, पर बहुत केयरफुली, पर चिकित्सक के संरक्षण में ही देना है। डाइट जो है लिक्विड, और डाइट का पूरा यहाँ दिया है, आप ये देख सकते हो कैसे कैसे, कि सुबह 6 AM 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको खुद से देख सकते हो कि डाइट कैसी कैसी हम उन्हें क्या दें, क्योंकि डाइट में हमें जनरली शरीर को हल्का रखने वाली डाइट देनी है, शरीर में से मलों का निष्कासन करने वाली डाइट देनी है, मन को खुश करे थोड़ी ऐसी डाइट भी देनी है, प्लस विटामिन मिनरल्स की पूरी कमी जो है वो दूर हो जाए, ऐसी डाइट देनी है। तो क्योंकि कितनी बार शरीर में मिनरल्स की, विटामिन की कमी की वजह से लोग डिप्रेसिव हो जाते हैं, वो गलत सोच लगते हैं, चित्त भ्रम होने लगता है, विटामिन मिनरल्स इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जैसे ये चीजें भी दूर कर दी, शरीर में पुष्टता आ गई, वो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ गई, तो अपने आप इतना स्ट्रेस तो यूं ही दूर हो जाता है, मन अपने आप मजबूत हो जाता है। तो इन चीजों पर भी ध्यान देना होता है। ठीक है, चलिए, अब किसी को कुछ पूछना है, दोनों उसमें से, अस्थमा और इंसोम्निया दोनों का सवाल ले लेते हैं।